Welcome back. Welcome to my channel Axel Your Economics. In today's video we are going to continue with elasticity of demand, the fourth method. Yes, it is ARC method as it is written here. So without wasting our more time, let's start with the ARC method. What is there in this method and how this method is different from other three methods which we have discussed earlier, that was percentage method, expenditure method and point method. So now we are going to the ARC method. As the term itself says, ARC means when demand curve is not linear. जब डिमांड कर्व लीनियर नहीं होता तो उस पॉइंट पर हम किस तरह से इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, व्हाट आर दी थिंग्स बिहाइंड इट, और ये किस तरह से फंक्शन प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उन प्रीवियस मेथड्स में क्या कमियां थी जिसकी वजह से इस मेथड को भी हम देखते हैं और इसको यूज भी करते हैं. That all will study here. So before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe it, and also press on bell icon. So here we start. ARC method to calculate price elasticity of demand. Before we start, let's have some introductory part of it. This method measured over a finite range or arc of the demand curve. इसका मतलब ये जो demand है, ये जो arc method है, वो finite means एक डिसाइडेड पाथ को ही कैलकुलेट करता है. जो आर्क है, जो डिमांड कर्व आर्क शेप में बना हुआ, यू कैन सी दिस इज आर्क शेप डिमांड कर्व, उस पे जो कैलकुलेशन होती है इलास्टिसिटी की, उसको हम कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि जनरली हम जानते हैं हमेशा लीनियर फंक्शन नहीं होता है डिमांड का, सम टाइम देयर इज अ वेरिएशन इन द मूड ऑफ द कस्टमर. तो उसके अकॉर्डिंग भी जो पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट आते हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, दैट वी आर मेजरिंग here. So in this method, like what was the problem with what point method that we'll discuss now. Point elasticity can measure only a small or minute price, means very small or minute price. Like जब हमने point method discuss किया था, अगर आपने मेरी previous video नहीं देखी है तो ऊपर आ रहा होगा लिखा हुआ आई बेलकन में, तो आई मार्क में यू कैन सी ओवर देयर सजेस्टेड लिस्ट में, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से है पॉइंट मेथड. तो पॉइंट मेथड एक्चुअली क्या था कि जो चेंजेस थे प्राइस में वो बहुत छोटे थे, यानी 2 का चेंज, 1 का चेंज, और क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन में इसी तरह से चेंज हो रही थी, लीनियर थी, राइट. तो वेरी स्मॉल चेंज और मिनट चेंज इन प्राइस, वेरी माइनर चेंज इन प्राइस के साथ हम पॉइंट मेथड में मेजरमेंट करते थे. सेम अगर मैं परसेंटेज मेथड की बात करूं तो परसेंटेज मेथड ज्यादा फोकस देता था कंपैरिजन ऑफ प्राइस विथ ओरिजिनल प्राइस, यानी जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में वो ओरिजिनल प्राइस के ही कंपैरिजन में वो शो कर रहा है. मतलब नई प्राइस के साथ कैसा रिश्ता है हमारी डिमांड का, वो तो उसमें हाईलाइट हुआ ही नहीं. हमने सिर्फ चेंज मेजर किया उसमें, तो वो एक कमी वहां थी. पॉइंट मेथड की में भी यही कमी थी कि ये सिर्फ स्मॉल प्राइसेस के चेंजेस को ही मेजर कर पा रहा है. बट आर्क मेथड ने क्या किया, एवरेज रिएक्शन दिया. सो जनरली आर्क मेथड क्या है, आर्क इज एन एवरेज रिएक्शन. आर्क मेथड हमें बताता है कि हम पुरानी और नई दोनों प्राइस और दोनों क्वांटिटी का एवरेज निकालें. यानी हम क्यों नई प्राइस को छोड़ दें. जब हम रेशो परसेंटेज में निकाल रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, तो क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यही था. तो इसमें हम किससे फोकस कर रहे थे, पुरानी प्राइस से, यानी पुरानी प्राइस के और पुरानी क्वांटिटी के कंपैरिजन में ही हम पूरा रेशो सेट कर रहे थे. इसका मतलब नई प्राइस को तो हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया. सो दिस इज व्हाई in this method we have avoid such issues, we have tried to solve such issues using this method. तो हम A से B पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच में एक्चुअल में क्या इलास्टिसिटी है, क्या कंज्यूमर का बिहेवियर है, उसमें हमने नई पुरानी क्वांटिटी प्राइस सबको कंसिडर कर लिया, जिससे कोई भी रूठे नहीं, कोई भी नाराज ना हो, सबको लेके चलते हैं और बेस्ट कैलकुलेशन निकाल के लाते हैं. सो आर्क इज एन एवरेज रिएक्शन, measures elasticity between A and B point of arc. आर्क डिमांड कर्व के A और B किसी भी जगह आ सकता है, उस पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट होती है उसमें जो रिएक्शन शो हो रहा है, पुरानी नई प्राइस, पुरानी नई क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो फॉर्मूला क्या है, इट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 विच इज हैविंग एवरेज, यानी किसका, नई और पुरानी क्वांटिटी का एवरेज, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, अगेन P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2, यानी नई और पुरानी प्राइस का एवरेज टू द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस. एंड वी वेल नो दैट डेल्टा Q मीन्स Q1 माइनस Q, यानी अगर हम इस केस में ले लें तो Q2 माइनस Q1, और अगर मैं डेल्टा P की बात करूं सो दैट विल बी
P2 माइनस P1। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो रहा है। तो क्या देखा हमने, ऊपर भी अगर मैं इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दूं तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, यानी नई पुरानी का एवरेज उसके चेंज के रेशियो के साथ कंपेयर। इसको जब मैंने ओपन अप किया, डिवाइड के रेशियो को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, पहले डिवीजन था, हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन डेल्टा P। तो 2 and 2 कैंसिल हो गए इस वजह से, और जो हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आया वो फिर ये बना टू कैलकुलेट EP। तो क्या हो गया, ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। अगर मैं इसको और ओपन करूं तो ये कैसे बन सकता है, इट कैन बी लाइक वी हैव Q2 माइनस Q1 अपॉन we have P2 minus P1 into P1 plus P2 upon Q1 plus Q2। तो इस तरह से भी ये कैलकुलेट हो सकता है। So this is how we can use it। तो अब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे इस डायग्राम और न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू। अब मैं यहाँ पे सपोज हम लेकर चलते हैं लाइक ये हमारा 10 है प्राइस और नई प्राइस हो जाती है हमारी 8, राइट? और ये जो हमारी क्वांटिटी है वो है 10 और नई क्वांटिटी हो जाती है 30, राइट? तो विद फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीजिंग, ये तो हमारा रिलेशनशिप है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करूं सपोज, तो मैं अगर अल्फाबेटिकली इसको पूरे को सॉल्व करने जाती हूँ तो मैं इस पॉइंट को C मान लेती हूँ, ठीक है? तो क्या होगा हमारा, अगर मैं अल्फाबेटिकली इसको कैलकुलेट कर रही हूँ तो A से C पॉइंट, A टू C पॉइंट क्या है, P2 एंड P1, ये प्राइस है, राइट? तो इसका चेंज भी देखना और इसका ही मुझे एवरेज भी निकालना है। फिर मैं C टू B की बात करूं तो Q1, Q2 और Q1 है, यानी इन्हीं का टोटल और इन्हीं की एवरेज और इन्हीं का चेंज। तो ओवरऑल हम इसको न्यूमेरिकली ही सॉल्व कर लेते हैं, बेस्ट है, क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल यहाँ कर ही लिया है, तो न्यूमेरिकली चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Q2 माइनस Q1, तो Q2 यानी 30 माइनस 10, राइट? अपॉन फिर हमें क्या चाहिए, P2 माइनस P1, यानी कि ये इट इज 8 माइनस 10 इनटू, अब क्या चाहिए, P1 प्लस P2, इसका मतलब P1 क्या है 10 प्लस 8 होल अपॉन 10 प्लस 30। अब इस पूरे को अगर मैं ओपन अप करूं, लिखूं इसको, तो क्या आएगा, दिस इज 20 अपॉन माइनस 2 इंटू 18 अपॉन ये कितना हो गया 40। So accordingly we'll solve it now. 2 and this goes for 2 times, right? यहाँ 2, this is going for 9 times. 2 9s are 18. Now what is left here with us? It is 9 by 2 minus में, right? तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास, माइनस जो ब्रैकेट में गया which shows negative relation between demand and price, that will be 4.5। तो इलास्टिसिटी कैसी आ गई यहाँ पर, ED greater than 1, which we know that more change in demand, less change in price, it says ED is elastic, yani elastic demand we have. So now in this way we can calculate elasticity of demand using ARC method. तो आज हमारे सारे मेथड कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने आए कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर अल्फाबेटिकली आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, Q1 Q, इस तरह का जो पूरा पैरामीटर है ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, दैट यू ऑल वेरी वेल नोन, इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर पाएंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो में ये सब समझ में आया होगा, व्हाट इज आर्क मेथड, क्यों ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्या कमियां थी पॉइंट मेथड में, क्या कमी थी परसेंटेज मेथड में, जिसकी वजह से हमने आर्क मेथड को यहाँ पर यूज किया। So I hope you have all retained it. So that's all for today. We'll meet in the next video with the new topic of microeconomics. So till then, bye bye.